तो स्टूडेंट्स आपको सेमेस्टर 2 में टॉपिक पढ़ने के पहले एक स्टोरी समझ लेते हैं। आज का जो अकाउंटिंग का टॉपिक है उसको समझने के पहले एक स्टोरी समझ लेते हैं कि स्टोरी क्या है एग्जैक्टली। जैसे आप ये स्टोरी समझ लोगे आपको आज का हम टॉपिक क्या लेने वाले हैं आपको समझ में आ जाएगा। ये कहानी है मिस्टर लक्ष्मीचंद की, जो एक सोल ट्रेडर था और एक सोल ट्रेडिंग कंसर्न को चलाता था। होपफुली आपको सोल ट्रेडिंग कंसर्न पता होता है कि क्या होता है, जो एक सिंगल ओनर की दुकान होती है। लक्ष्मीचंद जो था ना बहुत खुशनिसाब किस्म का इंसान था, यानी उसको शौकबाजी बहुत थे। अब शौकबाजी बहुत थे तो ये घड़ी बोलते ना अपना घर जलाकर दिवालिया करना एक मुहावरा है, तो ये उस किस्म का आदमी था जो बोलते ना होता कुछ नहीं अंदर लेकिन दिखाते बहुत कुछ है। ऐसे भी कोई इंसान होते हैं अपने इस भारत देश में। तो फिर ये उस कैटेगरी का इंसान था। ये घड़ी हर महीने इसकी कोई ना कोई ट्रिप फिक्स थी, कभी गोवा जाना, कभी क्या, फिर कसिनो वसिनो जाना। अब ऐसे लोग जो है, ऐसे लोग दिखने में तो ये बिल्कुल रईसों की तरह दिखता था। देखो आप नोटिस करो, इसके पास कार भी थी, अपनी पर्सनल कार, घर भी था काफी अच्छा, और एक दुकान भी थी कपड़े की, रिटेल शॉप। दिख रहा है आपको? तो ये जो लक्ष्मीचंद है, ये लक्ष्मीचंद गोवा ट्रिप लेना या फिर कसिनो जाना यहां वहां बहुत जाता था। अब हुआ इस तरीके से, अब मार्केट में ऐसे पता चला कि ये जो पैसा खर्चा कर रहा है इतना अपने ऊपर शौकबाजी में, ये पैसा उसका खुद का नहीं है, इसने मार्केट से पैसा उठाया हुआ है। और ये सब जो है, ये सब वो लोग हैं जिन्होंने लक्ष्मीचंद को पैसा दिया, यानी लक्ष्मीचंद के क्रेडिटर्स है ये। मिस्टर मयूर, मिसेस स्वाति, मिस्टर कुणाल, मिसेस पूजा एंड मिस्टर यश। अब हुआ क्या आगे, एक दिन लक्ष्मीचंद ने यह नोटिस किया कि यार अपन जो शौकबाजी कर रहे हैं, दुकानदारी चल रही कम है, तो बात ऐसी आती है आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया। तो इस तरीके से हुआ ये कि लक्ष्मीचंद ने एक दिन रियलाइज किया कि मेरे पास घर तो है, मेरे पास दुकान भी है मेरे पास, लेकिन दुकान किराए की थी, बाद में मालूम पड़ा दुकान किराए की थी, बाद में मालूम पड़ा घर भी इसको अपने पूर्वजों से मिली, सिर्फ इसने अपने कार्यकाल के अंदर कार खरीदी, वो भी लोन में। सब मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो इसने क्या किया, इसने एक दिन रियलाइज किया मिस्टर लक्ष्मीचंद ने कि यार मेरे पास कुल मिलाकर मेरी खुद की संपत्ति तो 5 लाख है, लेकिन जो मेरे क्रेडिटर्स है जिससे मैंने कर्जा लिया है, आप देख पा रहे हो सभी लोग, उनसे मालूम पड़ा उनका इंटरेस्ट पकड़कर आज की तारीख में मेरे ऊपर कर्जा हो गया है 8 लाख रुपए। कितना हो गया? 8 लाख। अब हुआ इस तरीके से, जब एक इंसान की लायबिलिटी उसकी एसेट से, कौन सी लायबिलिटी की बात करूं? एक्सटर्नल लायबिलिटी। कौन सी? जब एक इंसान की एक्सटर्नल लायबिलिटी उसके एसेट से यानी उसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा हो जाती है, तो तब वो पर्सन अपने हाथ खड़े कर देता है, राइट? और तब हम उस पर्सन का जो टाइटल मार्केट निकालते हैं कि ये पर्सन दिवालिया हो गया है। तो बिल्कुल आज हम जो टॉपिक पे एसोसिएट हुए हैं उस टॉपिक का नाम ही है, और वो नाम है इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल। ये कहानी जो मिस्टर लक्ष्मीचंद की थी, वो जो टॉपिक था वो था इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल। यानी आज से हम बहुत सारे लोगों को दिवालिया करते हुए देखेंगे कि जब कोई पर्सन दिवालिया होता है, दिवालिया यानी क्या? जब उसकी एसेट्स कम रहती है उसके लायबिलिटी से, यानी उसका कर्जा, मार्केट का कर्जा काफी बढ़ जाता है उसकी संपत्ति से, तो वो पर्सन अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मेरे पास फुल डेब्ट पे करने के लिए मैं अनेबल हूं। और जब कोई पर्सन अनेबल होता है अपना फुल लायबिलिटी पे करने के लिए, तब उस पर्सन को मार्केट में हम बोलते हैं कि वो पर्सन क्या हो गया है? इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे आ गया है। जी हाँ, इंसॉल्वेंसी का नाम ही है दिवालिया होना। और दिवालिया किसको बोलते हैं? जब हम किसी पर्सन की लायबिलिटी ज्यादा देखते हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटी, कौन सी? बाहर का कर्जा, उसके एसेट से, तब वो अनेबल होता है पे करने के लिए, उसी को बोलते हैं इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल। तो सर क्या इतना बेचारा बर्बाद हो गया? उसमें भी आपको अकाउंट्स की पड़ी सर। ये बेचारा मिस्टर लक्ष्मीचंद शौकबाजी में, भले शौकबाजी इंसान था, लेकिन बर्बाद तो हुआ। अब सर बर्बाद हो गया, आपको उसके अंदर शौक बनाना चाहिए, आप उसकी अकाउंटिंग लेके बैठे हो। सर ये क्या चीज है? तो मैं आपको बता दूं कि वो इंसॉल्वेंट हुआ है, हमें उस पे काफी सहानुभूति है कि नहीं वो इंसॉल्वेंट हुआ है, पक्का है, मतलब हमको अंदर से बहुत दुख हो रहा है, लेकिन एक्चुअली वो इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं, और वो इंस्टॉलमेंट के बाद वो क्या करता है एग्जैक्टली,
हमें उसकी ओर भी तो फोकस करना है। तो ये टॉपिक जो अकाउंटिंग में लिया गया है, ये टॉपिक क्या काम करता है इंसॉल्वेंसी के अंदर, वो सिर्फ आज के पिक्चर में दर्शाया जाएगा। तो अब ये मिस्टर लक्ष्मीचंद जो है इंसॉल्वेंट तो हो गया। अब इंसॉल्वेंट होने के नाते हुआ इस तरीके से, अब इसको डर लगने लगा कि यार मेरे क्रेडिटर कहीं आके मेरे को मारे नहीं, होता ना। अब कर्जदार अगर कर्जा नहीं पे कर बैठोगे तो गुंडे मवाली लाकर तो मार ही खाओगे ना, और क्या करोगे। तो ऐसे नहीं था, ये इंडिया है। क्या ये इंडिया, यहाँ सब कुछ जायज है, एवरीथिंग इज फेयर इन, अब समझ गए तुम लोग, ओके, ज्यादा नहीं बोलूंगा आगे। तो यहाँ पे अगर कोई इंडिया में कोई पर्सन अगर कर्जा लेता है, क्या है कर्जा, तो उस कर्जे के बावजूद भी वो बच सकता है। अब सर ऐसा है बताओ हमको भी, हम भी कर्जा लेके बचते हैं, बराबर कि नहीं। ऐसा नहीं करना, नाम खराब होता है, आगे शादियों में प्रॉब्लम जाएगी। हाँ, तो इसलिए ऐसा काम नहीं करना, चाहे वो गर्ल हो चाहे वो बॉयज हो। तो अभी लक्ष्मीचंद ने क्या किया, लक्ष्मीचंद टेंशन में आगे खड़ी, अरे बाप रे, पहले तो शौकबाजी कर ली, दुकानदारी चल रही नहीं थी इतनी अच्छी खासी, अब कर्जदार खड़े आंग पे, पैसा दो, अब मैं अपने आप को भी बेच डालूं तो भी मैं पे करने की लाइबिलिटी अनेबल हूं, बराबर। देखो ना उसकी एसेट की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको, एस्टीमेट प्रॉपर्टी दिख रही है उसकी ओवरऑल 5 लाख, कर्जा प्रॉपर्टी है 5 लाख की, ऊपर से कर्जा है 8 लाख का। मतलब ये बात तो फिक्स है कि मिस्टर लक्ष्मीचंद इज अनेबल टू पे द फुल अमाउंट ऑफ डेट। तो इसने क्या, इसने डायरेक्ट अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया। क्या किया, और एक बार अगर उसने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया तो कोर्ट के अंदर तो भैया पुलिस वालों की भी चलती नहीं, ये सब थे तो क्रेडिटर यह करेंगे। इसने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर कर दिया कि माय लॉर्ड बोलते ना, माय लॉर्ड आई एम इंसॉल्वेंट। क्या बोलते उसने, भाई मैं इंसॉल्वेंट हो गया हूं, मेरे को बचाओ, सिंपल भाषा में। अब जज बोलता ठहरिए देखते हैं क्या है, तो आप उठिए, आप अपने नंबर का इंतजार कीजिए। अब उसका नंबर आया और जज ने अपने कैबिन में उसको बुलाया कोर्ट के अंदर, और कोर्ट के अंदर बुलाने के बाद बोला ठहरिए कटघरे पे, और कटघरे में खड़े होकर घड़ी ने बोला कि सर मैंने ना मार्केट से कर्जा लिया था, कर्जे की कीमत है 8 लाख, कितने का, और मेरे पास कुल संपत्ति मेरे हिसाब से 5 लाख है। मतलब ये आप बोल रहे हो आपका कर्जा 8 लाख, आप बोल रहे हो आपकी संपत्ति 5 लाख, हम कैसे मान ले। बोला आप खुद ही देख लीजिए। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं। जज ने एक आदेश दिया गवर्नमेंट लॉयर को, और गवर्नमेंट लॉयर था मैं। कौन हूं मैं, दिख रहा तुमको मेरी शक्ल, नहीं दिख रही, ये रहा एडवोकेट ए यानी मैं, ठीक है, समझा। ये पिक्चर किसकी, मेरी और लक्ष्मीचंद की, समझ में आ रहा है आपको पिक्चर। हाँ, अब मैं गवर्नमेंट लॉयर था, मैं गवर्नमेंट पगार मस्त मिलती, फिक्स इनकम चालू। आजकल मजे वाले कौन है, गवर्नमेंट वाले तो मजे वाले ना भाई, याद है कि नहीं। अब पूछो साहिल से, साहिल व्यापारियों के दुख दर्द तो कौन जानेगा, वो तो हम ही जाने, नहीं। हाँ, तो वह इस तरीके से लक्ष्मीचंद जज के सामने तो आया, मेरे को डायरेक्ट ऑर्डर आया कि चलो, जज साहब ने बुलाया, हम चले गए। मैं बोलिए सर, बोला ये लक्ष्मीचंद है। हाँ बोलिए सर, बिल्कुल दिख रहा है शक्ल पे टेंशन वाला। ये बोलता मैं इंसॉल्वेंट हुआ हूं, देखिए सही में इंसॉल्वेंट हुआ है क्या, पक्का तो करना पड़ेगा ना भाई। अब ऐसे तो कोई भी अंदर प्रॉपर्टी छुपा के अपना कर्जा नहीं फेंकने की इच्छा से कोई भी जज जाएगा, बराबर कि नहीं, है ना। जब कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो सबसे पहले आपको बता दूं मैं, अगर उसने अपने आप को कोर्ट में सरेंडर किया तो कोर्ट में सरेंडर करने के बाद अब उसके ऊपर कोई भी पर्सन, कोई भी क्रेडिटर उसको मार सकते नहीं, ना ही उसको कुछ हाथ ला सकते, क्योंकि अब मैटर पहुंच गया है कोर्ट में। कहां पहुंच गया, कोर्ट में। बोलो कहां पहुंच गया, कोर्ट में। तो अब हुआ इस तरीके से, अब लक्ष्मीचंद को लायबिलिटी रिडीम करनी है, लेकिन अब किसकी लायबिलिटी कौन सी रहेगी वो डिसाइड करता है कोर्ट। यहां पे इस केस में होता क्या है, जब अपनी पर्सन कोई इंसॉल्वेंट अपने आप को डिक्लेयर करता है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या, मैंने आपको बताया क्या होता है बताओ, जब अपने आप के हाथ ऊपर कर देना है, जब पर्सन की एक्सटर्नल लायबिलिटी उसके एसेट से बढ़ जाती है, प्रॉपर्टी से बढ़ जाती है, तब वो अनेबल होता है फुल अमाउंट ऑफ डेट पे करने के लिए, तब वो अपने आप को डिक्लेयर करता है इंसॉल्वेंट। और अगर ऐसे कंडीशन में अगर उसने अपने आप को कोर्ट के हवाले सरेंडर किया और कोर्ट पहले वेरीफाई करती है कि सच में वो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं, इस वेरिफिकेशन के लिए कोर्ट अपना गवर्नमेंट लॉयर रिक्रूट करती है, और रिक्रूट करने के बाद वो गवर्नमेंट लॉयर देखता है कि सच में ये पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं। देखिए इंसॉल्वेंसी एक कंडीशन है, इसके लिए अकाउंटिंग नहीं होती। अकाउंटिंग सिर्फ ये देखने के लिए होती है कि सच में वो पर्सन इंसॉल्वेंट है भी कि नहीं। अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट होता है तो ही कोर्ट इस मुद्दे को हाथ लेगी। अगर देखती है कि भाई नहीं है, इंसॉल्वेंट नहीं है फिलहाल,
ये लायबिलिटी रिडीम करने के लिए कैपेबल है, तो तब फिर कोर्ट बोलती है कि आप सक्षम, आप खुद लायबिलिटी रिडीम करो, हमारा कोई इंटरफेयर होना नहीं चाहिए। और ये पुख्ता करने के लिए सिर्फ यहाँ पे आज मैं आया हूं एडवोकेट ए बनकर। तो यानी इन शॉर्ट इस टॉपिक के अंदर आपको करना क्या है, इंसॉल्वेंसी के अंदर आपको सिर्फ ये देखना है कि सच में वो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं। ये कंफर्मेशन देखने के लिए हम जब अकाउंटिंग करते हैं तो उसी को बोलते हैं अकाउंटिंग ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल्स। अब कहानी सुनिए आगे। तो मैं मिस्टर ए दिख रहा है आपको, अब एडवोकेट में मिस्टर ए, मैंने जज साहब को बोला ठीक है सर मैं लेने को रेडी हूं। अब मेरे को तो गवर्नमेंट का, मैं अगर एम्प्लॉय हूं तो मुझे गवर्नमेंट ने जो भी आदेश दिया है वो तो मुझे देना ही है। अब कोर्ट गवर्नमेंट मुझे पगार दे रही है अगर महीने की, तो जो भी काम होते हैं गवर्नमेंट के मेरे को करना ही है। अब गवर्नमेंट ने मेरे को अपॉइंट किया है ऐसा कि इसका इंसॉल्वेंसी देखो है कि नहीं, तो अब क्या किया मैंने, बोला ठीक है सर हो जाएगा, आज से मैं ये केस लेता हूं। फिर लक्ष्मी चंद को मैंने अपने चैम्बर में लेके गया और चैम्बर में लेने के बाद मैं उसका काउंसलिंग सेशन लिया। इस काउंसलिंग सेशन में क्या किया, मैंने लक्ष्मी चंद से पहले पूरा डाटा कलेक्ट किया। फिर से बोलूं, मैंने लक्ष्मी चंद से पूरा डाटा कलेक्ट किया। और यही अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं, यानी इन शॉर्ट आपका क्वेश्चन, अरे सिंपल है, अगर कोई पर्सन की इंसॉल्वेंसी की अकाउंटिंग करना है आपको, तो वो पर्सन कितना कर्जे में है, क्या है, उसका डाटा तुम्हारे पास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो तुमको क्वेश्चन में पूरा डाटा दिया रहेगा कि इसकी टोटल एसेट्स कितनी है, इसकी टोटल लायबिलिटी कितनी है, किस पर्सन से कितना कितना उसने कर्जा लिया है, सब कुछ मैंने पहले इसके काउंसलिंग करके मैंने डाटा कलेक्ट किया। अब मैं इससे दो चीज बनाऊंगा, वो डाटा जो मैंने कलेक्ट किया इससे क्या बनाऊंगा, दो चीजें। कौन कौन सी, ध्यान देंगे। इससे दो चीजें आपको प्रिपेयर करनी है जो आपको दर्शा देगा एग्जैक्टली कि वो पर्सन इंसॉल्वेंट हुआ है कि नहीं। तो देखिए मैं हूं मिस्टर ए, एडवोकेट ए। अब एडवोकेट ए यानी मैंने दो चीज प्रिपेयर करना है, एक है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा है डेफिशिएंसी। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स होता क्या है, डेफिशिएंसी अकाउंट क्या होता है, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन मैं आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया था, याद करो सेमेस्टर फर्स्ट में क्या बताया था बेटा, कि ये साल भी आप अकाउंटिंग कौन सा पढ़ने वाले हो, लॉफुली अकाउंटिंग, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पे भी अब हम अपने मन मुताबिक नहीं बनाएंगे। ये दो चीजें जो हम प्रिपेयर करनी है। अब बताओ आपको दो चीजें कौन सी प्रिपेयर करनी है, एक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और दूसरा डेफिशिएंसी। अच्छा क्यों प्रिपेयर करनी है, बताओ क्यों करनी है। ये दो चीजें ऐसी है जो हमको बताएगी कि सामने वाला पर्सन जो अपने आप को एज ए इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर रहा है, सच में वो इंसॉल्वेंसी की स्टेज पे है भी कि नहीं। और ये दो चीजें बनाकर मुझे कोर्ट को सबमिट करना है और यही दो चीजें दर्शाएगी कि आपका पर्सन इंसॉल्वेंट है कि नहीं। और ये एडवोकेट ना कहे, कौन है एडवोकेट। अब जब मैं बात इंसॉल्वेंसी करता हूं तो अभी कोर्ट के पास बात आई है और कोर्ट जब इस बात को ले रहा है, अब कोर्ट कौन से मुद्दों को लेता है बताओ। कोर्ट लेता है, अब मेरा आपने सेशन देखा है लॉ एंड एक्ट का, लॉ एक्ट एंड बिल, इसका एक सेशन है यूट्यूब पे, आप देख लेना, थोड़ा बड़ा है लेकिन मजा आएगा देखने में। देखिए हमारे इंडिया के अंदर कोई भी केस तभी लिया जाता है जब उसके लिए कोई एक्ट बनाया हो। अगर किसी के लिए एक्ट बनाया नहीं हो पार्लियामेंट के अंदर, तो जज उसको पहली मीटिंग में ही खारिज कर देगा। पूछो क्यों, जज कोई अपने मन से हर चीज नहीं बताता है, वो केवल वही बातें बताता है जो एक्ट में लिखी गई है, प्रोविजंस, सही है। अब इंसॉल्वेंसी की स्टेज की केसेस अगर हम जज ने ले लिया और मेरे को उसने रिक्रूट किया, तो इसके लिए पक्का कोई तो एक्ट ना होगा। तो यस, आपको जो ये दो चीजें प्रिपेयर करनी है, दो एक्ट के मुताबिक करनी है प्रिपेयर। पहला प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909, दूसरा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट 1920। फर्स्ट लेक्चर में ये दो एक्ट को कोई नहीं बताता, और अगर आप अपने फ्रेंड्स सोचोगे जिनका इंसॉल्वेंसी चालू हो गया है, उनको भी नहीं पता कि क्या होता है ये एक्ट। एक्चुअली दोनों चीजें इसके मुताबिक बनती है। पूछो क्यों, जब पूरी इंसॉल्वेंसी की इस एक्ट के मुताबिक हो रही, तो अकाउंटिंग भी किसके मुताबिक होगी, उसके एक्ट के मुताबिक होगी। तो जब मैं एडवोकेट ए, जब ये दो चीजें प्रिपेयर करूंगा, तो मुझे ये दोनों के प्रावधान, प्रोविजंस लेने पड़ेंगे। मजे की बात क्या है सर, दो एक्ट क्यों बनाए गए। अब देखो मजे की बात क्या है, इसके ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी है आगे पीछे, लेकिन एक बात सुन लो क्यों बनाए गए। तो मैं आपको बता दूं, ये अंग्रेजों ने बनाया हुआ है। ब्रिटिश टाइम, देखो आप नोटिस करो, अगर 1909 की बात करूं और 1920 की बात करूं, तो यहाँ पे उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन चलता था हमारे भारत देश में। दिख रहे तुम लोगों को, सभी को दिख रहा है। तो ये दो एक्ट करता क्या है एग्जैक्टली, देखिए ये दो एक्ट बनाया गया है अलग अलग सिटीज के लिए। अंग्रेज जब भारत देश में आए तो उन्होंने 3 जगह अपना अड्डा बनाया। ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर जब आए थे तो उनके मेन 3 बंदरगाह थे, कौन कौन से बताओ। मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास।
मुंबई, कलकत्ता एंड मद्रास। ये दो चीजें, अब मद्रास को चेन्नई बोलते हैं शायद से, और कलकत्ता को कोलकाता बोलते हैं। ये तीन ऐसे बंदरगाह थे, पोर्ट, सी पोर्ट, जिसमें अंग्रेजों ने इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू किया। इन्हें पूरे ये तीन ऐसे बंदरगाह है जहां पे पूरा अड्डा, उन्होंने मेन अड्डा माना उनको, और उससे पूरा भारत जो है कमांड किया। बॉम्बे पहले मुंबई पहले बॉम्बे था, तो ये सब चीजें नाम थे। तो हुआ क्या, अब उस सिटी के अंदर अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता था, क्योंकि देखो व्यापार आज भी चल रहा है, व्यापार अंग्रेजों के टाइम भी चलता और व्यापार राजाओं के जमाने में भी चलता था। बिजनेस तो बहुत पुराना कंसेप्ट है एक्चुअली, यहां तक बात समझ आ रही है। तो कलकत्ता, मुंबई, मद्रास के लिए उन्होंने बनाया है प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट, और बाकी पूरे इंडिया के लिए आप कहीं भी हो, कश्मीर टू कन्याकुमारी, आपके लिए चलेगा प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट, वो 3 सिटीज को छोड़ के। तो अब मैं कौन, एडवोकेट ए, तो एडवोकेट ए होने के नाते मुझे अब देखना है सबसे पहले कि वो इंसॉल्वेंट पर्सन कहां का सिटीजन है, यानी लक्ष्मीचंद कहां रहता है। तो भाई साहब कहां रहते हैं, मेरे को एक बार देखना पड़ेगा। कोई सिटी का दिया है क्या हमने यहाँ पे? तो देखो मानने के लिए चलते हैं, मुंबई रहता है। कहां रहता है? मुंबई। तो मुंबई अगर में रहता है, अगर मुंबई रहता है तो मुंबई के लिए कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट 1909। एक्चुअली पहले लॉ में सिर्फ ये 3 सिटी के इंसॉल्वेंट के लिए ही प्रावधान थी, फिर बाकी लोगों ने लगे कि हम लोग इंसान नहीं क्या, सही कि नहीं, तो फिर उसके लिए अलग से एक्ट लाया गया, और वो था प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। दोनों के अंदर काफी डिफरेंसेस है प्रोविजंस में। अब वो क्या अंतर है आपको आगे पढ़ाए जाएंगे, यानी ये चीज पक्का है कि आपको अगर अकाउंटिंग करनी है तो आपको 2 चीजें प्रिपेयर करनी है। कौन सी? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी। अब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एंड डेफिशिएंसी मैं प्रिपेयर करूंगा लक्ष्मीचंद के लिए। अब लक्ष्मीचंद के लिए जो करूंगा तो उसके लिए मैंने काउंसलिंग लेकर डाटा कलेक्ट किया है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि जब हम स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, व्हाट इज स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ये बनाएंगे तो ये दिखने में बिल्कुल आपको बैलेंस शीट की तरह दिखता है। पूछो क्यों? अरे सिंपल है, अगर मुझे लायबिलिटी और एसेट्स को ही लिखना है डेफिनेटली, तो मुझे उसके लिए लायबिलिटी और एसेट्स कौन रिकॉर्ड करता है? बैलेंस शीट। लेकिन इसको बैलेंस शीट नहीं बोलेंगे। पूछो क्यों? इसमें अंतर है। अब बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में क्या अंतर है, आगे इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं पूरा डिटेल में। एक भी चीज छोड़ूंगा नहीं, लेकिन अगले 3 सेशन और 3 to 4 सेशन बिल्कुल भी मिस नहीं करना, ये बहुत सेंसिटिव है। यहाँ तो थोड़ा टॉपिक आ जाएगा तुमको, यहाँ तो बिल्कुल नहीं आएगा, सिंपल फंडा है। तो लक्ष्मीचंद का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कौन बनाएगा? एडवोकेट ए। कौन है भाई? मैं हूं। उसके लिए डाटा कलेक्ट कर दिया, काउंसलिंग करके कर दिया। अब हम बनाएंगे ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अब इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में अब मैंने क्या किया, सबसे पहले हम कुछ बातें करेंगे। इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में जितनी भी बाहर का कर्जा था लक्ष्मीचंद का, एक्सटर्नल लायबिलिटी, वो सब 4 क्राइटेरिया में डिवाइड की जाती है। पहली लिस्ट ए होती है अनसिक्योर क्रेडिटर, लिस्ट बी फुल्ली सिक्योर क्रेडिटर, लिस्ट सी पार्टली सिक्योर क्रेडिटर एंड लिस्ट डी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। यानी क्या किया मैंने, लक्ष्मीचंद के से काउंसलिंग कर जब डाटा कलेक्ट किया ना, हाँ, तो अब मैं उसके कर्जदारों को ये क्राइटेरिया में बिठाऊंगा। अब वो कौन से क्राइटेरिया है वो अपने को देखना है। उसके पहले क्या आपको सारे कर्जदार लक्ष्मीचंद के पता है बेटा? नाम देखे थे ना, चलो बताओ किसका, किसने नाम देखा, किसने फोकस किया? यश, कुणाल, मयूर, स्वाति। ओके, याद है? ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपके सामने डिस्प्ले कर रहा हूं। ये जितने भी कर्जदार थे, ये 5 कैटेगरी के कर्जदार उसके पास दिखे मेरे को, और इन्हीं का आज जिक्र करेंगे। इनके नाम मेरे पास आए। अब मेरे पास नाम आए तो मैंने तो फिलहाल लिख लिया डाटा अपने पन्ने पर, लेकिन पुख्ता तो करूंगा ना सही में है कि नहीं। कभी कभार क्या होता है, कभी कभार किसी को कर्जा नहीं फेंटना होता है तो ये लॉ का मिसयूज करते हैं। क्या होता है, सपोज फॉर एग्जांपल किसी पर्सन के पास 2 करोड़ पड़े, उसने मार्केट से उठाए, अब उसको रिडीम करना जानते आ रहे हैं, तो वो क्या बोलता है कि मेरा कर्जा बहुत बढ़ गया है मेरी एसेट से, तो अपने आप को वो इंसॉल्वेंट देखना, तो पुख्ता करना पड़ेगा ना अपने को। अगर पुख्ता नहीं करेंगे बेटा तो कोई भी आएगा वो बोलेगा मैं हो गया इंसॉल्वेंट, जाता गया बोलने में, सही कि नहीं। तो इसने क्या किया, इसने काउंसलिंग करके, यानी मैंने काउंसलिंग करके उससे डाटा कलेक्ट किया। अब डाटा कलेक्ट करने के बाद अब मैं उसके क्रेडिटर से बात करूंगा और उनको क्राइटेरिया में बिठाऊंगा। पहला क्रेडिटर है मिस्टर मयूर। इन महाशय का होलसेल दुकान है, और ये होलसेल दुकान होने के नाते ये सप्लायर है लक्ष्मीचंद के। मैं गया मयूर के पास और मयूर बोला मिस्टर मयूर मुझे आपसे बात करनी है, मैं कोर्ट से आया हूं आदेश से,
कोर्ट ने मुझे आदेश दिया है कि आप पहले वेरीफाई करो। बोलिए सर, बोला आपका कस्टमर है एक रिटेलर लक्ष्मी चंद। बोला हाँ सर बिल्कुल है। मैंने बोला वो पर्सन ने अपने आप को कोर्ट में इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, आपको पता है? बोला क्या बात कर रहे सर, मैंने अभी कुछ दिन पहले ही तो उसको माल दिया था उधारी में। बोला हाँ, ये फॉर्चुनेटली बोलो या अनफॉर्चुनेटली बोलो, उसने अपने आप को क्या किया है? इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है। बोला सर मेरे को तो पता ही नहीं है। हाँ, वो टेंशन में आ गया उसके, क्योंकि उसने कुछ दिन पहले ही 1,20,000 का माल दिया था कंगाल होने के पहले। बस सर दिखा तो बहुत था, कार में आता था माल लेने, ऑर्डर देने। बोला हाँ वही है, वो बोलते ना घर जला के दिवाली करना, फ्रेज है आपको मालूम है? घर जला के दिवाली करना, वो काम किया उसने। घड़ी के पास कुछ था नहीं, घूमना है कारों में। अब रईसी अगर दिखानी है भैया तो उतना पैसा होना भी चाहिए ना। अब बाहर का कर्जा लेकर अगर रईसी करोगे तो भैया घर तो जलेगा ही ना, सही कि नहीं? हाँ, तो यहाँ पे टेंशन में आ गया बेचारा। मैंने देखिए सर, जैसे मुझे बताया उसने आपका नाम दिया है, वो डिनाई नहीं कर रहे हैं, तो सर मेरे पैसे गए? ऐसा नहीं होता है। क्या होता है, मैं उनको समझा रहा हूँ, किसको? मैंने मयूर को। क्या होता है, जब भी कोई पर्सन अपने आप को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करता है तो कोर्ट पहले देखती है कि इंसॉल्वेंट है कि नहीं, और अगर वो इंसॉल्वेंट निकलता है, अब इंसॉल्वेंट कौन तय करता है? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और डेफिशिएंसी अकाउंट। सब मेरी बात अच्छे से समझ पा रहे हो? तो फिर कोर्ट उसकी पूरी प्रॉपर्टी अपने पास ताबे में कर देती है, पोजीशन में, और फिर सारे क्रेडिटर्स को अपने प्रपोर्शन के हिसाब से उनको पेमेंट करती है। तो सर मेरा पैसा मिलेगा क्या? देखिए अगर वो पर्सन इंसॉल्वेंट है तो आपका पूरा पैसा नहीं मिलेगा, मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं रख सकता। टेंशन में आ गया घड़ी, क्यों पूछो क्यों? तो मैंने मयूर को बताया लक्ष्मी चंद के ब्याह में कि मैं आपसे वेरिफिकेशन करने आया हूँ, सही में पर्सन आपका पैसा है क्या कर्जा उसकी तरफ? बोला हाँ सर 1,20,000 का माल है। मैंने लिस्ट देखी ना, ठीक है आपका नाम लिखा हुआ 1,20,000 का। अच्छा आपके पास कुछ है क्या? तो बोला, उसने मयूर ने बोला मतलब आपके पास है मतलब क्या, आप क्या बोलना चाहते हो? है ना, ये डबल मीनिंग बातें मत करो। तो मैंने बोला आपके पास उसने कोई अपनी प्रॉपर्टी गिरवी रखी है क्या? मैं आपको ये मतलब पूछना चाहता हूँ। वैसा कुछ नहीं रखा, धंधे में चलता क्या? अरे धंधा तो ट्रस्ट चलता ना पूरा बेटा। तुम देखो अभी तक जितने भी आप बिजनेस करते हो, आप सप्लायर से माल लेते हो या कस्टमर को माल बेचते हो उधारी में, तो पूरा खेल ट्रस्ट चलता है यार। और ये ट्रस्ट में कोई किसी को मॉर्गेज लगता है क्या? एसेट्स नहीं। तो मैं ठीक है, तो मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में लिस्ट ए में रख रहा हूँ। खुश होगा घड़ी? तो सर इसका मतलब क्या है, पेमेंट पहले मेरे को मिलेगी? नहीं ऐसा नहीं है। ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का एक्चुअली ये प्रोफार्मा है हमारा, और ये प्रोफार्मा मैंने अपने मन से तय नहीं किया है, ये हम तय कर रहे हैं एज पर 2 टाइप के एक्ट से। कौन से? प्रेसिडेंसी टाउन इंसॉल्वेंसी एक्ट एंड प्रोविंशियल इंसॉल्वेंसी एक्ट। वैसे लिस्ट ए में कौन खड़ा होता है? तो मयूर ने मुझसे पूछा। मैंने देखिए लिस्ट ए में अनसिक्योर क्रेडिटर खड़े होते हैं इंसॉल्वेंट पर्सन के। अभी कौन होता है? ऐसा क्रेडिटर जिसने इंसॉल्वेंट पर्सन को कर्जा दिया। क्या दिया? कर्जा दिया, लेकिन उस कर्जे के लिए बेचारे ने कोई एसेट नहीं रखी थी गिरवी, उसको लगा था मेरा पैसा ये डुबाएगा। हम लोग करते ना कभी फुल ट्रस्ट, और वही फिर हमारी लगा डालता, बराबर है कि नहीं? अब उसको लगा इतना भला इंसान, इतना अमीर आदमी, चेन पहनना ऐसे दिखावे की, अब नकली चेन थी उसकी वो एक्चुअली। ऐसा पर्सन कौन डुबाएगा, सही है कि नहीं? तो ये बेचारा उसके बहकावे में आ गया और इसने कोई एसेट नहीं लिया, लेकिन माल दिया है, और माल दिया है अब पेमेंट करना है, तो इट्स अ वन टाइप ऑफ लोन। बताओ लोन है कि नहीं? तो ये हो गया अनसिक्योर क्रेडिटर। बताओ अनसिक्योर क्रेडिटर कौन होगा? बताओ। ऐसा क्रेडिटर, बोलो नींद में हो, ऐसा क्रेडिटर जिसके पास कोई एसेट मॉर्गेज नहीं है, जिसके पास कोई भी एसेट गिरवी नहीं है, किसकी? उस इंसॉल्वेंट पर्सन की, लेकिन उसने उस इंसॉल्वेंट पर्सन को कर्जा दिया हुआ है। अब कर्जा कौन से भी फॉर्म में वो देता है, चाहे तो इन द फॉर्म ऑफ गुड्स या इन द फॉर्म ऑफ कैश। लोन दिया है उसने, और वो लोन एक्सटर्नल लायबिलिटी मानेगा, बाहर कर्जा है, लेकिन उसके लिए कोई एसेट भी नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे अनसिक्योर क्रेडिटर। अब कुछ लोग अनसिक्योर क्रेडिटर को एविडेंस जोड़ते हैं, नहीं। एग्जाम्पल को अनसिक्योर क्रेडिटर में सिर्फ सप्लायर नहीं आता है, इसमें बिल पेबल वाला भी आता है, बिल रिसीवेबल, सॉरी बिल पेबल। हाँ, अब बिल पेबल और क्रेडिट में फर्क क्या है बताओ? अगर सपोज मैं इंसॉल्वेंट हो रहा हूं और मैंने किसी सप्लायर से माल लिया और उसने मुझे अपने ट्रस्ट पे माल दिया, तो ही और शी इज माय क्रेडिटर, राइट और रॉन्ग?
लेकिन अगर मैंने उस सप्लायर से माल लिया, हाँ भाई रुक, हाँ, उस सप्लायर से माल लिया और उस सप्लायर ने मेरे लिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनाया, तो वो पर्सन मेरा अब क्रेडिटर नहीं हुआ, बिल्स पेबल हुआ, लेकिन है वो एक प्रकार का मेरा क्रेडिटरी, कर्जदारी, बराबर कि नहीं? तो सर आप बिल्स पेबल को कहां रुकाओगे? तो बिल्स पेबल को भी लिस्ट ए में रुकाएंगे। सर ऐसा क्यों, आपके माइंड में आएगा। तो इसलिए क्योंकि जब मेरे लिए कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बनता है, मेरे यानी किसके लिए? इंसॉल्वेंट पर्सन के लिए, तो उसके पास सिर्फ एविडेंस है, कोई एसेट मॉर्गेज नहीं है। और अगर किसी के पास एविडेंस नहीं होगा, उसको हम लिस्ट में खड़ा भी नहीं करते। पूछो क्यों? अब इस एग्जांपल, अभी मेरे को लक्ष्मी चंद ने इस मिस्टर मयूर का नाम दिया, इसलिए इसको लिस्ट में खड़ा करूंगा मैं, और इसके पास बिल्टी बनी, वो इनवॉइस बना हुआ है पक्के में, एक तो पक्के में, इसलिए मैं लिस्ट खड़ा। अगर गलती से कच्चे में बिल लक्ष्मी चंद का बनाता था ना, और लक्ष्मी चंद मेरे को इसका नाम निकल ना, और ये मेरे पास, मैंने कौन, एडवोकेट ए आता कि भाऊ मेरे पैसे रहे हुए, कुछ कर दो यार, तो मैं बोलता कुछ एविडेंस है? बोलता हाँ कच्चा बिल है ना, चल बाहर कर कोर्ट के, आने डबल मेरे ऑफिस में। क्यों? तब मैं उसको लिस्ट ए में भी खड़ा नहीं करता था। इसने पक्का बिल बनाया, ये अच्छा काम किया, इसके लिए जीएसटी बिल बना हुआ है, इसके लिए हम आपके साथ हैं, और मैं आपको पूरा तो नहीं, लेकिन जो अमाउंट आता है आपके प्रपोर्शन में हम आपको पैसा देंगे। पहले मैं उसकी एसेट वेरीफाई कर लूं कितनी एसेट है, क्योंकि पूरी एसेट कोर्ट जब्त करती है उस इंस्टॉलमेंट की, और फिर अपने से रिडीम करती है। सबको मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिस्ट ए क्या हुआ समझा आपको अच्छे से? अनसिक्योर्ड क्रेडिट, जिसके पास एविडेंस है लेकिन एसेट मॉर्गेज नहीं है उस इंस्टॉलमेंट पर्सन की।